नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हमारे इस वीडियो का बिंदु है प्राथमिक समूह। देखिए, प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कुले ने अपनी कृति सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में किया है। आपने उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा है जिसके सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में उनकी खेल ग्रुप हो सकता है, परिवार हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, गपशप समूह, अध्ययन समूह, गैंग, जनजातीय परिषद, गांव, मित्र मंडली आदि। मुख्यतः चार्ल्स कुले ने मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोगों को इस संदर्भ में माना है। लुंडबर्ग अपनी कृति सोशियोलॉजी में कहते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। यानी कि उनमें संबंधों में घनिष्ठता होती है, सहभागिता होती है, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों को लुंडबर्ग प्राथमिक समूह के नाम से जानते हैं। फेयरचाइल्ड अपनी कृति जनरल सोशियोलॉजी में कहते हैं कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 से लेकर 50 या 60 लोगों के अर्थात एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में, न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियोक्तों के रूप में रहते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैकाइवर पेज की मान्यता है कि सबसे सरल, सर्वप्रथम तथा साहचर्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उन सबसे संबंधित है अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या उसे क्रियान्वित करते हैं। यह आमने सामने का प्राथमिक समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है। यह किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। यह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है। प्राथमिक समूह परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है। यह ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियान्वित रूप देते हैं। यह हमारे रीति रिवाजों या प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। यह हमारी सामाजिक संतुष्टियों का प्रथम और साधारणतः बना रहने वाला प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार प्राथमिक समूह का तात्पर्य एक इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिनमें हम की भावना होती है, जिनमें पारस्परिक सहयोग होता है। तो इस प्रकार के समूह को हम प्राथमिक समूह के नाम से जानते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताओं को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भौतिक विशेषता, दूसरी आंतरिक विशेषता। भौतिक विशेषता का तात्पर्य वह आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, नजदीकियों में रहते हैं, उनका आकार कैसा है, उनके संबंधों की अवधि कैसी है। तो इस प्रकार भौतिक विशेषताएं उनमें देखने को मिलती है।
जैसे प्रथम है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने शारीरिक समीपता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ रहने तथा बातचीत करने से उनमें विचारों तथा भावनाओं का की सरलता से आदान प्रदान होता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, सहानुभूति पैदा होती है, सहयोग बनता है। प्राथमिक संबंध के लिए केवल मात्र शरीर का नज़दीक होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें यदि बस में बैठे हैं तो बस में एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक बैठते हैं। अगर मार्केट में सामान लाने जाते हैं, सब्जी लेने के जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं। इनमें केवल मात्र शारीरिक निकटता ही आवश्यक नहीं है, इनमें आपसी घनिष्ठता का होना भी आवश्यक है, जबकि बाजार और ट्रेन में आपसी घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है समूह का लघु आकार या फिर एक लघु आकार। समूह का आकार जितना छोटा होता है, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होती है। यदि समूह का आकार बड़ा होता है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम हो जाती है। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति की इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है, और चूंकि प्राथमिक समूह एक छोटा समूह है, इसलिए उनमें पारस्परिक घनिष्ठता है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। एक है संबंधों की अवधि। चूंकि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, छोटा आकार होता है और संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। निरंतर व्यवहार यदि हम करते हैं तो सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम और आत्मीयता, सहयोगिता, सहभागिता की भावना बढ़ती है और संबंध और घनिष्ठ से घनिष्ठ होते चले जाते हैं। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं। उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक सदस्य जो हैं उन सदस्यों के उद्देश्यों में मुख्यतः समानताएं देखने को मिलती है। सभी एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस प्राथमिक समूह के सदस्य बने रहते हैं। परिवार का हमारा एक निश्चित लक्ष्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। गपशप समूह का उद्देश्य होता है, खेल समूह का अपना एक उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक समूह के सदस्य हैं उनमें पारस्परिक जो व्यवहार है वो व्यवहार उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं और वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जो अपनी व्यवहार प्रतिमान स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्यों की समानता होना आवश्यक है। दूसरा, संबंध व्यक्तिक होते हैं या व्यक्तिक संबंध। प्राथमिक संबंधों में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा भाई बहन तथा बच्चे तथा मित्रों में व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं और ये ऐसे संबंध होते हैं जो एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। तभी तो एक व्यक्ति यदि विदेश कमाने चला जाता है तो समूह के सदस्य यानी कि परिवार के सदस्य हैं उसके पीछे से दुख प्रकट करते हैं और वो कमाने वाला व्यक्ति भी वहाँ पर दुखी रहता है कि मेरा परिवार वहाँ पर बैठा हुआ है। एक है
संपूर्ण संबंध न कि विशिष्ट। प्राथमिक समूह के संबंध संपूर्ण होते हैं, न कि कोई विशिष्ट। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक ही पहलू होता है नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ साथ इनमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे हैं। परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेषता है, संबंध स्वतः विकसित होते हैं। संबंधों का विकास होता है, न कि संबंध बनाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध स्वतः प्राथमिक रूप से बनते हैं। इसके लिए किसी न किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला जाता। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह तथा श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं। किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते और न ही ऐसे संबंध टूटते हैं। एक है संबंधों की नियंत्रण शक्ति। इन संबंधों को संचालित करने के लिए एक नियंत्रण शक्ति होती है। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बन जाता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टप्रद होता है, उनको समस्या में डाले, जिसमें आदर्श प्रतिभाओं की अवहेलना हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। निश्चित रूप